नमस्कार। अ, तो आज हम फिर से इस विषय में बात करेंगे। पिछली बार जो हमने अर्थ सिस्टम के बारे में बात किया था, जिसमें तमाम तरीके की सिस्टम की बात की थी, ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड। और हम लास्ट में रुके थे जहाँ पे हमने ये बात की कि ये इंटरनली तो ये ओपन सिस्टम है अर्थ के अंदर, जो कि जियोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर है, क्योंकि ये आपस में काफ़ी चीज़ें एक्सचेंज करते हैं। लेकिन अर्थ अगर देखा जाए तो इन टोटल सेंस हम लोग इसको क्लोज सिस्टम कहते हैं करके। अब जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में ये कहा था कि कोई भी एक सिस्टम को अगर हम डिस्टर्ब करते हैं तो उसका इफेक्ट अगले सिस्टम पे होता है। और वो कारण था ये आपका, क्योंकि ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो कोई भी एक सिस्टम पे इफेक्ट होगा तो उसका असर जो है दूसरे सिस्टम पे पाया जाएगा और देखा जाएगा करके। सो आगे बढ़ते हैं। अब ये वाली बात हुई थी कि ओपन सिस्टम क्या होता है, और फिर उसके बाद एक ओपन सिस्टम का एग्जांपल दिया था हमने कि जो इंटरनल सिस्टम है अर्थ का, वो हाइड्रोस्फीयर में अगर हम लोग कहते हैं तो ये ओपन सिस्टम है, क्योंकि ये आपस में काफ़ी चीज़ें एक्सचेंज करता है। जैसे मैंने बताया था कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है बेसिकली ये। तो ड्रेनेज बेसिन्स यूजुअली हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये ओपन सिस्टम है, क्योंकि आपस में एक्सचेंज करते हैं एनर्जी एज वेल एज मैटर। तो ये एक ओपन सिस्टम है। अब जैसे तो ये सारे सिस्टम जो हैं हमारे, जो अगर देखा जाए तो जैसे जियोस्फीयर है, ये रॉक्स हैं, तो एयर है आपका, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर वाटर है, और बायोस्फीयर लाइफ इन ऑल टाइप्स ऑफ फॉर्म्स। तो ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अब इसका थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं करके। तो अगर हम लोग देखेंगे जियोस्फीयर में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो जियोस्फीयर मेनली जो सरफेस है, अर्थ का सरफेस है, उसको हम लोग जियोस्फीयर कहते हैं, जो कि उसका अर्थ का सारा मतलब चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कोर है, मेंटल है, ये इंटीरियर ऑफ अर्थ की बात है। अर्थ के अंदर की सतह हैं सारी, कोर, मेंटल और क्रस्ट। फिर उसी के बेसिस पे हम लोग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट की बात करते हैं। फिर ओशन फ्लोर्स भी हो गए, माउंटेन्स जो हमारी पर्वतीय श्रृंखलाएँ हैं उसके बारे में होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, क्या अलग अलग तरह के पत्थर तमाम जो मिलते हैं धरती पे। सैंड हो गया, डस्ट हो गया, मेटल हो गया, एस्फाल्ट, ब्रिक्स, ये सारा जो है ये एक जियोस्फीयर में हम लोग कंसिडर करते हैं करके। हाइड्रोस्फीयर जैसे हमने बताया कि ये पानी से रिलेटेड है। तो आपका जियोस्फीयर जो हो गया वो आपका लैंड से जो भी मटेरियल हैं, जिसमें उसकी टोपोग्राफी के बारे में बात हो रही है और इंटरनल मटेरियल के बारे में बात हो रही है, और जो भी क्रस्ट में चीज़ें पाई जाती है उसकी। हाइड्रोस्फीयर जो आपका है वो आपका पानी से रिलेटेड है पूरा। और एग्जांपल्स पानी का जो है हमारे पास क्या है, ओशंस हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, ग्राउंड वाटर भी हुआ जो कि ज़मीन के अंदर है लेकिन वो पानी है, तो इसलिए उसको भी हम लोग कंसिडर करते हैं। ग्लेशियर्स, हालांकि हम लोग ये इन टोटल तो पानी का फॉर्म नहीं है, लेकिन यस वो पानी से ही मतलब अगर उसको हम लोग ग्लेशियर स्नो कहें या आइस शीट्स कहें, और पोलर आइस कैप्स भी जो हैं, रेन एंड स्नो, तो ये पूरा जो है ये पूरा आपका हाइड्रोस्फीयर के अंदर इसको कंसिडर किया जाता है। फिर आया आपका एटमॉस्फेयर। जैसे मैंने बताया कि इसमें आपका मेनली तो एयर है एटमॉस्फेयर में। तो ये एयर जो है एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर, ओजोन, विंड, ये सारा इंक्लूड होता है आपका एटमॉस्फेयर में। तो ये 3 तो हो गए। चौथा जो है आपका बायोस्फीयर है करके। बायोस्फीयर में जैसे सारे जो जीव हैं उनके बारे में आ गया, दैट इज व्हाट वी कॉल लाइफ। ओके, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द बायोस्फीयर। एग्जांपल प्लांट्स, ह्यूमंस, आपका एनिमल्स, इंसेक्ट्स, माइक्रोब्स, ये सारा जो है आपका बायोस्फीयर में कंसिडर होता है। तो ये 4 जो सिस्टम्स हैं, ये इंटरनली जो सिस्टम है हम लोग जो बात कर रहे हैं पहले से, ये विद इन अर्थ हैं, और ये सारे ओपन सिस्टम हैं। और ओपन सिस्टम क्यों है? क्योंकि ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं।
तो अगर ये इंटरेक्ट करेंगे, और जैसे मैंने कहा पीछे, अब जो जिसमें मैं तवज्जो दे रहा हूँ, ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रहा हूँ कि अगर एक डिस्टर्ब होगा तो वो दूसरे को असर करेगा। देखते हैं हम लोग आगे क्या इसमें पाया जाता है और कैसे होगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इस कोर्स में, उस बारे में और जानकारी मिलेगी करके। सो अर्थ्स एनवायरनमेंट सिस्टम जो अगर लेते हैं एज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सिस्टम इंटरलिंक्ड विथ वन अनदर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये सारे जो हैं ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के तहत ये सारे सिस्टम जो हैं इंटरलिंक्ड हैं विथ वन अनदर। अब ह्यूमन इन्फ्लुएंस की बात जब आती है तब हम लोग सारे लोग चौकन्ने हो जाते हैं कि ये किस तरह की बातें हो रही हैं, कि ह्यूमन कैसे इसको, क्लाइमेट को या तो कोई भी एक सिस्टम को इंटरफेयर कर सकता है। लेकिन ये देखा गया है हर बार कि कहीं पे भी अगर छोटे से छोटे स्केल पे भी अगर किसी का दखल अंदाजी होगी तो उसका असर देखा जाता है आगे करके। सो व्हेन ह्यूमन आर इन्फ्लुएंसिंग अर्थ्स एक्सटर्नल जियोलॉजिकल प्रोसेस, बिकॉज ह्यूमंस जो हैं वो इंटरनल प्रोसेस को तो नहीं कर सकते हैं करके, वो डिस्टर्ब इंटरनल प्रोसेस अपने आप में चलते जाएंगे धरती के अंदर जो हो रहे हैं करके, बट एक्सटर्नल प्रोसेसेस जो हैं जो कि सरफेस के ऊपर हो रहे हैं उसको वो डिस्टर्ब कर सकते हैं और वो इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं करके। अब हमारा जो पॉपुलेशन है वो करीब करीब 7 बिलियन से ऊपर चला गया है करके अभी। तो आपका क्या होगा, फॉर एग्जांपल जो नीचे एक कार्टून एक पिक्चर में दिखा रहा हूँ अभी, आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पे तो ये बताता है कि क्या होगा आगे करके। तो आप संख्या बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, आप अर्थ के ऊपर लोड डाले जा रहे हैं, तो अर्थ की हालत इस तरह से किसी तरह से होगी जिस तरह से गाड़ी की हुई है करके। तो डेफिनेटली अफेक्ट तो करेगा और कर रहा भी है कुछ हद तक, और कितनी मात्रा में कर रहा है ये अभी तक हम लोग पुख्ता नहीं कह पाए हैं, लेकिन ह्यूमन इन्फ्लुएंस हमेशा रहा है करके। जब से ह्यूमंस आए हैं, जब भी हम लोग कहें कि मानव जाति जब धरती पे आई और उसके बाद उसने जो जो प्रोग्रेस की उससे क्या असर हुए हैं एक्टिविटीज़ पे, तो हम लोग अगर मोटा मोटा देखें तो हमारी दिनचर्या की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उस पे काफ़ी अफेक्ट होता है ह्यूमन इन्फ्लुएंस से। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर लें कि रेनफॉल पे, ठीक है, तो ये देखा गया है कि जहाँ पे हरियाली ज़्यादा है वहाँ पे काफ़ी अच्छी बारिश होती है करके, और जहाँ पे कम है वहाँ पे इरोजन और ये सब भी ज़्यादा हो रहा है करके। दूसरा जो है ये कहीं तक कुछ हद तक जो है क्लाइमेट चेंज पे भी अफेक्ट हो रहा है। हम लोग बात करते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल जो हम लोग जला रहे हैं, तेल की खपत है जो गाड़ियों में हो रही है या और चीज़ों में हो रही है, जिसकी वजह से धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग एटमॉस्फेयर में डालते हैं उसके वजह से क्लाइमेट को भी अफेक्ट कर रहा है, वो वार्म हो रहा है जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है हमारा, तो ये भी अफेक्ट होता है करके। एयर पोल्यूशन की बात आजकल बहुत ज़्यादा होती है देश में हमारे करके, तो एयर प्योरिटी इंडेक्स को देखा जाता है कि कितनी हवा साफ़ है, हर जगह मीटर लगे गए हैं करके, तो ये प्रदूषण की वजह से इस पे भी अफेक्ट हो रहा है करके। वाटर क्वालिटी पे कंटामिनेशन ज़्यादा हो रहा है, ग्राउंड वाटर का भी हो रहा है करके। काफ़ी स्कीम्स भी हैं जो कि हमारे देश में नेशनल लेवल पे हैं, जैसे गंगा की सफाई हो या तो यमुना की हो, ये 2 मुद्दे ज़्यादातर न्यूज़ में रहते हैं क्योंकि ये मेजर रिवर सिस्टम्स हैं हमारे देश में करके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ में ही ये इश्यूज़ हैं, देश के विभिन्न भागों में ये इश्यूज़ हैं वाटर क्वालिटी के। तो अगर पानी आपका प्रदूषित होगा और जो ये पानी सीपेज होके नीचे जाएगा तो ग्राउंड वाटर भी अफेक्ट करेगा, तो ये लॉन्ग टर्म अफेक्ट भी इसका देखा गया है करके। इरोजन जहाँ पे जो हमारे वन हैं, फॉरेस्ट हैं, जो कि फॉरेस्ट एरियाज़ को काटा जा रहा है, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपनी किताबों में कि भाई पेड़ काटोगे तो आपका क्लाइमेट चेंज होगा, वहाँ पे इरोजन ज़्यादा होगा। तो इस वजह से इरोजन देखा गया है कि हिली टेरेन्स में बहुत ज़्यादा वृक्ष काटे गए और उसकी वजह से लैंडस्लाइड को फेस करना पड़ा, इरोजन ज़्यादा हो रहा है करके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ह्यूमन इन्फ्लुएंस के तहत हम लोग देख पाते हैं करके।
तो ये हमारी डेली एक्टिविटीज़ हैं जिससे हम लोग हमेशा सराउंडेड रहते हैं, अगर बारिश हो, क्लाइमेट हो, एयर हो, वाटर क्वालिटी हो, इरोजन हो करके। सो टू हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अर्थ प्रोसेसेस, मतलब अर्थ के जो भी प्रोसेसेस हैं उसको समझने के लिए अच्छी तरह से, ठीक है, हमको नेचुरल प्रोसेसेस को समझना पड़ेगा कि जो नेचुरल प्रोसेस हैं वो कैसे अर्थ और उसके एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो नेचुरल प्रोसेसेस को हमको समझना पड़ेगा। और नेचुरल प्रोसेसेस जो है वो दो तरीके के आपके रहेंगे, जो कि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, जो कि एक हम लोग कहेंगे इंटरनल प्रोसेस और दूसरा होगा एक्सटर्नल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस जो धरती के, पृथ्वी के अंदर होता है, और जो आपका एक्सटर्नल प्रोसेस है वो सरफेस पे है। तो अगर मैं धरती का मतलब ये अगर बताएं हम लोग को, तो ये अंदर जो भी प्रोसेस चल रहे हैं करके वो हमारे आपके इंटरनल प्रोसेस होंगे, और जो धरती के ऊपर हैं जो भी हो रहा है करके, तो वो होगा आपका एक्सटर्नल प्रोसेस। ओके, और ये हमारे एक्सटर्नल प्रोसेस हो जाएंगे, और ये हमारे जो है इंटरनल प्रोसेस हो जाएंगे। नाउ जियोलॉजी एंड जियोलॉजिकल प्रोसेस, बेसिकली बिकॉज हम लोग ये इसको जब क्लासिफाई करते हैं तो ये सारी धरती है, जो भी हमारा प्लैनेट है, वो जियोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से ही बना है करके। तो इसको हम लोग देखें तो जियोलॉजी जो हम लोग कहते हैं, भूविज्ञान जो है, उसका मतलब है आपका साइंस ऑफ अर्थ। हम लोग पृथ्वी के बारे में सारी तमाम जानकारी लेते हैं, और ये ब्रॉड सेंस है जियोलॉजी, तो हम लोग कहते हैं, या तो अर्थ साइंसेस भी आजकल हम कहते हैं इसको। तो अर्थ साइंसेस जो है वो और जियोलॉजी जो है वो एक ही बात है, लेकिन ये जो है हम लोग इसमें अर्थ के बारे में जानकारी लेते हैं करके। सो वी स्टडी द अर्थ्स प्रोसेसेस सच एज वॉल्केनिज्म, ठीक है। वॉल्केनिज्म अगेन आपका जो ज्वालामुखी का वो भाग है वो इंटरनल प्रोसेस से रिलेटेड है। ग्लेशिएशन जो सरफेस पे है करके, ठीक है। स्ट्रीम फ्लो जो है नदियों से रिलेटेड है, आपका जो पानी के उससे आ गया करके। फिर रॉक फॉर्मेशन भी हम लोग बात करेंगे, किस तरह से तमाम जो रॉक्स हैं वो बनते हैं करके। तो ये इन शॉर्ट जो है हम लोग मोटा मोटा जो है इसमें जियोलॉजी जो है और जियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं उसके बारे में इसमें देखते हैं करके। ये अब जो है और भी जानकारी लेते हैं, तो जब रॉक्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे सामने सीधी सीधी बात आती है कि उसमें क्या, उसका रॉक्स का क्या कॉम्पोजिशन है, रॉक्स कैसे बने थे करके, ठीक है। तो उसको समझने के लिए हमें उसकी केमिस्ट्री जानना ज़रूरी। सो वी नीड टू नो द केमिस्ट्री ऑफ अर्थ्स मटेरियल। तो अर्थ के मटेरियल की केमिस्ट्री हमको जानना ज़रूरी, क्योंकि हर रॉक जो है उसकी केमिकल और केमिस्ट्री हम लोग कहें मोटा मोटा तो अलग होगी करके। सो टू अंडरस्टैंड मिनरल्स, ठीक है, हम लोग बेसिकली केमिस्ट्री क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी जो मैंने जैसे कहा कि रॉक्स में डिफरेंट मिनरल्स होते हैं, तो वो मिनरल्स के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। डिज़ोल्व मिनरल्स कौन से हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ तो हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, एक तो डायमंड है, क्वार्ट्ज हैं और ये रूबी हैं। तो ये मिनरल्स हैं जो कि आपकी काफ़ी परफेक्ट एक स्ट्रक्चर दिखाते हैं, जिसको हम लोग क्रिस्टल्स कहते हैं करके। तो कैसे बनता है वो बारे में भी हम लोग जानेंगे। और जैसे मैंने कहा कि इसको जानने की ज़रूरत क्या है हमको सिविल इंजीनियरिंग में, इसको जानने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि यही हमको बताएंगे कि कितनी क्षमता है रॉक की, स्ट्रेंथ कितनी है करके। हम लोग को और भी जानकारी मिल सकती है, जो कि आजकल हम लोग कहते हैं कि रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स क्या है। ऑफ कोर्स काफ़ी मात्रा में जो है मटेरियल जो है, जैसे आयरन के लिए यूज़ किया जा रहा है, एल्यूमिनियम के लिए यूज़ किया जा रहा है, कॉपर एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो वो कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो ये जब तक हमारे पास ये नॉलेज नहीं होगी हम लोग इसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं करके। सो मिनरल रिसोर्सेज के बारे में, रॉक फॉर्मेशन जैसे मैंने कहा, तो मिनरल्स जो हैं वो हमें हेल्प करेंगे कि रॉक किस तरह से बने हैं और उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है करके। तो ये एक बात हुई। और दूसरा डेफिनेटली ग्राउंड वाटर। अब
अब अगर कोशिश करें कि भाई आप ग्राउंड वाटर की, तो पिछली स्लाइड्स में तो आपने बात की कि भाई ये तो ग्राउंड वाटर ह्यूमन इन्फ्लुएंस करता है, कंटामिनेशन होता है, लेकिन कंटामिनेशन मिनरल से भी होता है करके। कुछ ऐसे इलाके हैं हमारे हिमालय की तटी, या तो हम तराई इलाका कह लें, या तो इवन बांग्लादेश और इसमें यहाँ कह लें, काफ़ी टॉक्सिक मटेरियल और मिनरल्स की वजह से काफ़ी टॉक्सिसिटी पानी में पाई जाती है करके। जैसे बात कर लें आर्सेनिक की, आर्सेनिक बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे पाया जा रहा है करके, और जो कि मतलब एक जो लेवल होता है ppm लेवल, जो उससे अधिक मात्रा में है, जो कि हार्मफुल है करके। तो ये चीज़ें भी पाई गई हैं। और रॉक्स से इरोजन, रॉक्स तो बना है मिनरल से ही, तो मिनरल के कॉम्पोजिशंस के से आपका ग्राउंड वाटर भी अफेक्ट करता है कहीं हद तक करके। तो ये हमारे लिए जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि अर्थ मटेरियल क्या है और उसकी केमिस्ट्री क्या है करके। हम लोग और भी बात करते हैं जो कि फिज़िक्स की बात है, टू अंडरस्टैंड आपका प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग लाते हैं कि भाई आपकी प्लेट्स जो है वो किस तरह से मूव हुई है, किस डायरेक्शन में मूव हुई है और कितनी स्पीड से मूव हुई है, अभी उसकी वेलोसिटी क्या है, इस बारे में बात करते हैं। तमाम जो कॉन्टिनेंट्स हैं उसके बारे में, तो प्लेट्स जो हैं वो कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं, और कॉन्टिनेंट्स अगेन ओशनिक प्लेट्स और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के हिसाब से है करके। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो प्लेट टेक्टोनिक्स पे होगा, तो उसमें आपको इसमें जानकारी और मिलेगी करके। फिर वॉल्केनिज्म के बारे में, अर्थक्वेक्स के बारे में, लैंडस्लाइड्स के बारे में करके। बायोलॉजी ऑल्सो हम लोग देखते हैं करके, क्योंकि इसमें जो है हाउ लाइफ प्रोसेस इंटीग्रेट विद इन अर्थ सिस्टम, अदर अर्थ सिस्टम, तो इसका कनेक्टिविटी हम लोग बात कर सकते हैं जियोलॉजी में, इसकी हम लोग इसका प्रावधान है करके। तो अभी हम लोग जो हैं इसमें आगे बढ़ते हैं। एंड डेफिनेटली अगर बायोलॉजी की बात करोगे तो ये भी आपका ये है करके। ओके, तो फॉसिल्स की भी बात कर सकते हैं। आप फॉसिल्स पे बात करते हैं, जब आप देखते हैं तो आपको उस पुराने ज़माने का एनवायरनमेंट क्या रहा था वो उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं इससे करके। तो बेसिकली यू कैन गो बैक इनटू द हिस्ट्री ऑफ अर्थ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट, जिसमें आप ये बात हो सकती है करके। और दूसरा जो है करीब करीब हम लोग अगर ये बायोलॉजी को थोड़ा सा और गहराई से कनेक्ट करने की कोशिश करें, और ये वाले कि हाउ लाइफ हैज़ इवॉल्व्ड। ओके, तो लाइफ तो डेफिनेटली जो इवॉल्व हुई है उसमें काफ़ी रिसर्च हो रखी है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से कनेक्ट करना चाहें तो हम ये कहेंगे कि जो हमारे एनवायरमेंटल चेंजेस आए अर्थ पे, उससे ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है, मानव जाति का को कैसे उसने प्रभावित किया और किस तरह से वो अपने आप में बदलाव लाए करके। तो हम लोग स्टोन एज कल्चर की बात करते हैं, स्टोन एज कल्चर से फिर अभी कैसे हम लोग इवॉल्व हुए इन मॉडर्नाइज वर्ल्ड में, तो इस बारे में भी हम लोग देख सकते हैं करके। और जैसे फॉसिल के बारे में मैं कह रहा हूँ कि पुराना एनवायरनमेंट आप देख सकते हो, पता लगा सकते हो कि उस ज़माने में क्या एनवायरनमेंट रहा होगा करके। तो काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे बेस्ट एग्जांपल जो कि तुरंत हमारे दिमाग में आता है वो ये आपका फॉसिल, आपके डायनासोर्स के जो फॉसिल्स मिले हैं उसके अंडे मिले हैं करके इस बारे। तो वो ये बताता है कि उस समय उस जगह पे क्या क्लाइमेट रहा होगा, क्या एनवायरनमेंट रहा होगा। फर्दर वी नीड टू नो अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम। जैसे मैंने कहा कि ये पार्ट आता है आपका हाइड्रोस्फीयर का, तो ड्रेनेज सिस्टम को भी हमें जानना ज़रूरी है ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो मेट्रोलॉजी टू अंडरस्टैंड आपका स्ट्रीम फ्लो क्या है, कितना पानी उसमें बह रहा है करके, ग्राउंड वाटर लेवल कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है करके। ओशनोग्राफी भी एक ब्रांच है जिसमें हम लोग बात करते हैं रोल ऑफ सी फ्लोर रोल्स इन प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। शोरलाइन वेरिएशन कैसी हुई, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं हमको हमारे जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं उसको अफेक्ट करती है, शोरलाइन चेंजेस जो होती हैं करके। फिर व्हाट डू अर्थ साइंटिस्ट
डू एक्चुअली, क्या करते हैं, जो भूविज्ञानिक हैं वो क्या काम करते हैं करके कोशिश करते हैं कि सारे प्रोसेसेस जो हैं उसको समझा जाए अच्छी तरह से, और जो सरफेस और इनसाइड द अर्थ जो प्रोसेसेस हैं उसको लिंक करके देखा जाए कि कैसे उसमें प्रभावित। सो आवर प्लैनेट इज़ एज ए लॉन्ग हिस्ट्री, वाटर बॉडीज़, रिवर और लेक्स हैं हमारे पास, तो उसकी बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं करके। हैज़ार्डस प्रोसेसेस सच एज अर्थक्वेक, सुनामी आपको ले लो, लैंडस्लाइड्स भी ले लो करके, वॉल्केनिक इरप्शन, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, ठीक है, रॉक्स के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। स्पॉट सरफेस पैटर्न के बारे में देखते हैं हम लोग करके, एंड दे यूज़ ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। सो यूजुअली ये अर्थ साइंटिस्ट हैं हम लोग ज़्यादातर जो हैं इस कोर्स में, जो कि हम लोग बात करेंगे इवन वाटर बॉडीज़ की बात करेंगे, हज़ार्ड्स की बात करेंगे, रॉक्स की बात करेंगे, ठीक है, सरफेस पैटर्न्स की बात करेंगे, क्या होता है, जियोमॉर्फोलॉजी मेनली होगा, और हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और कोशिश मैं करूँगा कि ये जो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार है ये एक इंस्ट्रूमेंट है, जियोफिज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसको हम लोग यूज़, मतलब हालांकि इससे धरती के भीतर देखा जा सकता है लेकिन ज़्यादा गहराई तक नहीं, तो इसको हम लोग देखेंगे कि हमको इसका इम्पोर्टेंस सिविल इंजीनियरिंग में क्या है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं GPR, तो इसका क्या है ये हम लोग कहेंगे। हालांकि बहुत अलग विभिन्न तरह के साइस्मिक मेथड्स हैं जिससे हम लोग धरती के भीतर के बारे में जान सकते हैं। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर कह लें, ये तो बहुत ही शैलो जाएगा, ये ज़्यादा डीपर हमको नहीं दिखाता है, लेकिन अगर हम लोग गहराई के बारे में बात करें तो साइस्मिक वेव्स जो जनरेट होती हैं उसकी वजह से भी हम लोग अर्थ इंटीरियर का पता लगा सकते हैं करके। तो फिज़िकल वर्सेस हिस्टोरिकल जियोलॉजी अगर हम लोग लेते हैं तो हिस्टोरिकल जियोलॉजी में हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि जो भी इवेंट्स हुए करके, अगर वो जैसे मास एक्सटिंक्शन था कि मेजर क्लाइमेट चेंज हुआ, तो वो भी हम एक इवेंट मानते हैं, जियोलॉजिकल इवेंट मानते हैं। तो क्रोनोलॉजी उसकी क्या रही, कब कब हुए वो करके। सो हम लोग इसमें हिस्टोरिकल जियोलॉजी भी है जिसमें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स बोथ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल दैट हैव अकर्ड इन द पास्ट, तो ये कब हुए पास्ट में, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी ले सकते हैं हिस्टोरिकल जियोलॉजी से करके। द पास्ट इज द बिगेस्ट क्लू टू द प्रेजेंट, ये एक बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट है जो कि बताता है कि भाई अगर आप हिस्टोरिकल टाइम स्केल में जाएं अर्थ की, जो कि बहुत ही 4.6 बिलियन ईयर से शुरू हुआ है, तो आप और उसमें क्या क्या चेंजेस आए, कैसे आए, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक बहुत बड़ा इंडिकेट करेगा, एक क्लू देगा कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। इस बारे में भी हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, दैट मीन्स अवर व्हाट विल बी द फ्यूचर। ओके, तीसरा अब उसके बाद आता है फिज़िकल जियोलॉजी, जिसमें हम लोग मेनली प्रोसेसेस के बारे में और मटेरियल के बारे में जानकारी लेते हैं करके। सो ये जस्ट एक फिगर है, इससे मैं एंड करूँगा ये लेक्चर, और उसके बाद हम लोग दूसरे लेक्चर पे जाएंगे जो कि प्लेट टेक्टोनिक्स हैं। तो ये जस्ट एक दिखाया है आपको कि सिस्टम्स जो हैं हम लोग जो बात कर रहे थे, तो ये सिस्टम्स आपके जो हैं एटमॉस्फेयर हैं, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर हैं, इवन हम लोग जो ग्लेशियल वाला जो एरिया है जहाँ पे आइस और स्नो पाई जाती है, वो हम लोग इसको क्रायोस्फीयर भी कहते हैं। तो ये तो आपका सरफेस पे जो भी हो रहा है वो सिस्टम्स हैं आपके, लेकिन दूसरे जो इंटरनल हैं वो आपके ये वाले सिस्टम हैं जो कि इंटरनल अर्थ के इंटरनल प्रोसेस से रिलेटेड रहते हैं करके। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, जियो डायनामो के बारे में भी बात करेंगे हम लोग अगले हमारे लेक्चर में, ठीक है। और ये आपके बाकी दूसरा जो दिया हुआ है सारे जो हाई एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, क्रायोस्फीयर, बायोस्फीयर जो है आपका ये है, और फिर ये इंटरनल वाला है करके। तो ये दिखाया है कि सोलर रेडिएशन एनर्जाइज दिस कॉम्पोनेंट्स, ओके। सो ये धरती के ऊपर होता है करके आपके, और ये इंटरनल हीट एनर्जाइज, ओके। तो ये धरती के भीतर होता है जिसमें लिथोस्फीयर, ये डिफरेंट लेयर्स हैं अर्थ के विभिन्न, ओके, जो कि हम लोग आगे इसके बारे में जानकारी लेंगे करके। तो ये और ये कैसे, मतलब ये सारे के सारे सॉलिड हैं या पार्शली सॉलिड हैं, लिक्विड हैं, क्या है करके। हालांकि यहाँ पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट है आपका, जो कि बहुत ही हार्ड होता है, वो आपका लिथोस्फीयर है, जिसमें
क्रस्ट को भी हम लोग इंक्लूड करते हैं करके। फिर स्टोनोस्फियर है जो कि पार्शली मोल्टन है, और यही लेयर हैं जो कि हमारे प्लेट्स को मूव करता है। डीप मेंटल है जो मेंटल आपका है, आउटर कोर लिक्विड है, और फिर इनर कोर सॉलिड है करके। तो ये जो चीज़ है ये इस बारे में हम लोग जानकारी देंगे, और ये कौन सा लेयर है अर्थ का, वो हमारी पृथ्वी को घूमने में, मतलब जो हमारा रोटेशन हो रहा है अर्थ रोटेशन को और मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है, इस बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। तो इसको हम लोग यहीं पे रोकेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर जो है मैंने जैसे कहा कि हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स से शुरू करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे मिनरल्स के बारे में जानकारी लेंगे। मिनरल्स के बाद हम लोग तमाम रॉक्स के बारे में देखेंगे। लेकिन रॉक्स और मिनरल्स और रॉक्स के बारे में जानकारी लेने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो उस बारे में भी उस बारे में जानने के लिए हमको प्लेट टेक्टोनिक्स का समझना बहुत ज़रूरी है। और प्लेट टेक्टोनिक्स का सिर्फ इसी कारण से समझना ज़रूरी नहीं है कि रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं, उसके अंदर जो मिनरल्स हैं वो कैसे फॉर्म हुए, लेकिन हमको ये भी जानना ज़रूरी है कि आपदाएँ उससे क्या क्या आ सकती हैं, हज़ार्ड्स क्या क्या होंगे करके, क्या वो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है, मतलब प्लेट मूवमेंट्स जो हो रही है, उससे क्लाइमेट चेंज होगा हमारा आगे, और क्या पास्ट में हमारे ये प्लेट मोशंस की वजह से क्या क्लाइमेट चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, इस बारे में भी हम लोग इंटरलिंक करेंगे। तो मेनली जो है हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग ये प्रोसेसेस को समझेंगे, और उसके बाद रॉक्स के बारे में बात करें, मिनरल्स और रॉक्स के बारे में, और फिर उसके बाद आगे जाके सारे जो हज़ार्ड्स हैं उसके बारे में बात करें, और उसका महत्व क्या है सिविल इंजीनियरिंग में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे करके। तो मैं यहीं पे रुकता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।